नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव के दौरान उनकी पार्टी से जुड़े लोगों को हर दिन ईडी के छापों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पार्टी की मशीनरी को रेड के जरिए डराया जा रहा है। ममता बनर्जी की बात से बिहार चुनाव की याद आती है। आप भी याद कीजिए, प्रशांत किशोर आए दिन नीतीश कुमार के मंत्रियों, बीजेपी के नेताओं पर करप्शन के आरोप लगा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या वहां ईडी सक्रिय नजर आई? फिर बंगाल के चुनाव में छापेमारी का क्या मतलब है? क्यों इतनी बढ़ जाती है? अरे আমাদের রোজই তো ইডি রেড করছে, ইলেকশনের সময় কেন ভাই? তোমার মনে পড়লো তুমি আমাদের এজেন্সিগুলোকে বলছো যারা আমাদের পার্টির কাজ করে বাংলা ছেড়ে চলে যাও কেন? তোমার তো 50টা আছে, আমাদের ক্ষমতা নেই, আমাদের একটা আছে। শুনুন, ওদের ভয় দেখালে ওরা আমার দলের সাথে যুক্ত হবে এবং আমরা ওদের চাকরি দেবো, আমরা ওদের করে দেবো। এটা মাথায় রেখে দিন, আমি একটি ছেলেকেও চাকরি ছাড়া করব না। रविवार को कोलकाता पुलिस के स्पेशल ब्रांच के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास के घर ईडी ने छापा मारा। जॉय कामदार नाम के एक बिजनेसमैन की गिरफ्तारी हुई, जिन पर कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। चुनाव के दौरान छापे पड़ रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही है। इसके पहले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार देबाशीष कुमार के यहां भी आयकर विभाग का छापा पड़ा। ममता बनर्जी के नामांकन में प्रस्तावक बने मिराज शाह के यहां भी छापा पड़ा है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो व्यक्ति मेरा इनकम टैक्स फाइल करता है उसके यहां भी ईडी ने छापे मारे। जो उनकी सुरक्षा का इंचार्ज है उसके यहां छापा पड़ा है। আমার যে ইনকাম ট্যাক্স করে তার বাড়িও ইডি রেড করেছে। আমাদের প্রার্থী দেবাশিস কুমার, তাকে 16 ঘন্টা আটকে রেখেছে, ক্যাম্পেইন করতে দেওয়া হয়নি। আমার যে সিকিউরিটি দেখে তার বাড়িও সকাল থেকে রেড করছেন। তার মানে আপনারা কি আমায় খুন করতে চান না হত্যা করতে চান? আমাকে খুন করলে যদি আপনারা বাংলা পান, চেষ্টা করে দেখুন না। इसलिए हमने सोचा कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी इस तरह की खबरों का संकलन करते हैं, ताकि एक तस्वीर आपके सामने रहे कि किस तरह से वहां चुनाव कराया जा रहा है। यह 20 फरवरी के टेलीग्राफ की पहली खबर है, सूत्रों के हवाले से लिखी गई है। चुनाव आयोग ने करीब 1000 ऐसे लोगों की सूची बनाई है, कथित रूप से, जो चुनाव में बाधा डाल सकते हैं। ट्रबल मेकर्स लिखा है टेलीग्राफ ने। ये सभी तृणमूल के कार्यकर्ता, पार्षद, विधायक बताए जा रहे हैं। टेलीग्राफ ने लिखा है कि अनौपचारिक रूप से व्हाट्सएप ग्रुप से यह जानकारी पुलिस अफसरों के साथ साझा की जा रही है। अफसरों को समझ नहीं आ रहा कि कोई लिखित आदेश नहीं, उसके बिना क्या एक्शन लें। टेलीग्राफ ने तृणमूल के 9 विधायकों के नाम भी पहले पन्ने पर छापे हैं, जिन्हें चुनाव आयोग की इस कथित सूची में ट्रबल मेकर्स बताया गया है। हम अपनी तरफ से इस सूची की पुष्टि नहीं कर सकते, ना कर रहे हैं, लेकिन इस अखबार में जो खबर छपी है आपको बता रहे हैं। क्या ऐसी कोई सूची बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी बनी है, बनी होगी? क्या चुनाव आयोग चुनाव के दिन बताएगा कि मतदान के दिन कितने लोगों को नजरबंद किया जा रहा है? इनमें किस पार्टी के कितने हैं? चुनाव आयोग को बताना चाहिए। क्या ट्रबल मेकर्स की कथित लिस्ट कार्यकर्ताओं को डराने, समर्थकों का मनोबल तोड़ने के लिए भी बनाई जा रही है? यह खबर सूत्रों के हवाले से है कि करीब 1000 तृणमूल के ट्रबल मेकर्स की सूची दी गई है। किस आधार पर ट्रबल मेकर्स तय किए गए यह भी पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के पहले तृणमूल के इन मजबूत कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान से ही गायब कर देने की तैयारी है, ताकि उस दिन तृणमूल पार्टी बूथों पर कमजोर नजर आए। 20 अप्रैल को बीरभूम की एक सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की प्लानिंग हो रही है। मेरे पास लिस्ट है, मैं एक एक इंच के लिए लड़ूंगी। सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। बीरभूम से बीजेपी के एक उम्मीदवार ने कोयले का करोड़ों रुपए का गबन किया है। मैं उनका नाम नहीं ले रही हूं, लेकिन बीजेपी उपद्रवियों की पार्टी है। ইলেকশনের আগে অনেককে অ্যারেস্ট করার পরিকল্পনা করেছে, লিস্ট আমি পেয়ে গেছি। আমরাও কোর্টে যাব এবং আমরাও জেনে রাখুন প্রত্যেকটা কেসে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়ব।
ইলেকশন কমিশনের নামে যে লিস্ট বাজারে বেরিয়েছে, আমি কোনো একটা জায়গা থেকে একটা সংবাদ মাধ্যমের থ্রুতে লিস্টটা আমি পেয়েছি, শুধু তৃণমূল কংগ্রেসকে টার্গেট করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সব চোর আর বিজেপি সব সাধু। এই বীরভূমের নেতা একজন লড়ছে, কোটি কোটি টাকা কয়লার থেকে খায়, এবং আমি জানি তার নামও কি, ভদ্রতা করে বলছি না। এই 2 বছরে 3-4 বছরের মধ্যে কোটি কোটি টাকা সম্পত্তি করেছে। We are the second largest political party in parliament, opposition party in the parliament of India. We are the second largest opposition party in the parliament of India with 40 MPs about. Okay. We work with various agencies. Let the government, who have 20 agencies they are working with, CBI, ED, Godi Media, owners, not journalists. They've got so many agencies. We are doing fine. We are doing fine. All is well. We have to understand, when we talk about young people in agencies, we are young people in their 20s and 30s. We mustn't do anything which will jeopardize their careers. So we are a responsible political party. And as my chief minister said yesterday, that everyone will be taken care of. क्या इस तरह की सख्ती तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों नेताओं के खिलाफ की जा रही है? चुनाव आयोग को बेहतर तरीके से सफाई देनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस इस संदर्भ में आयोग पर भेदभाव करने के आरोप लगा रही है। इसलिए आपको पश्चिम बंगाल के चुनावों से जुड़ी ऐसी खबरों पर नजर रखनी चाहिए। अगली खबर तो और भी चिंता में डालने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन वोटर के नाम लिस्ट में नहीं आए हैं और उन्होंने अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की है, अगर उनकी अपील पर फैसला 21 अप्रैल तक आ जाता है तो वे 23 अप्रैल के पहले चरण में वोट डाल सकेंगे, और जिनकी अपील पर फैसला 27 अप्रैल तक आ जाता है वे 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान कर सकेंगे। 24 मार्च को जब एसआईआर की सप्लीमेंट्री लिस्ट आई, उसमें 27 लाख नाम बाहर रह गए। पहले तो कोर्ट ने 27 लाख वोटर को राहत देने से इनकार कर दिया कि अब फाइनल लिस्ट प्रकाशित हो चुकी है, अब इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे, मगर उनके मामलों की सुनवाई चलती रहेगी। आलोचना हुई, बहुत सारी बातें हुई, फिर कोर्ट ने अपना मत बदला, उदार रुख अपनाया और कहा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल इस दौरान सुनवाई करेगा। आज पता चला कि ट्रिब्यूनल तो सुनवाई ही नहीं कर रहा है। यह वही जगह है जहां ट्रिब्यूनल बनाया गया। इसके बाहर शांति सन्नाटा देखा जा सकता है। यह आज का ही वीडियो है, इसके भीतर जाने की अनुमति किसी को नहीं। न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जब तक जज किसी को ना बुलाएं, उसे भीतर जाने की अनुमति नहीं है। टेलीग्राफ के देवराज मित्रा ने रिपोर्ट किया है कि यहां महाराष्ट्र से चलकर एक शख्स आया अपने परिवार के साथ, मगर सभी को गेट से लौटा दिया गया। उसे कहा गया कि आपको सुनवाई की तारीख बताई जाएगी, उसका इंतजार कीजिए। न्यूज लॉन्ड्री ने भी यहां कुछ लोगों के भटकते हुए पर रिपोर्ट किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि केवल उन्हीं वोटर को बुलाया जाएगा जिनका केस संदिग्ध पाया जाएगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर सुनवाई का अवसर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने चीफ जस्टिस के बेंच से कहा कि कंप्यूटर और इंटरनेट से भरे गए एप्लीकेशन पर सुनवाई हो रही है, वकीलों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। कोर्ट के सामने देवदत्त कामत ने कहा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल की बैठक नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। इस बात से चीफ जस्टिस ने नाखुशी जताई, कहा कि हर दिन एसआईआर से जुड़ा कोई ना कोई मामला आ जाता है। चीफ जस्टिस ने कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल काम कर रहा है या नहीं, कितनी अपील पर सुनवाई हो चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस संख्या का भी पता चलेगा कि कितनी अपील फाइनल हो चुकी है और कितने वोटर का नाम सही पाया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक और खबर का जिक्र यहां जरूरी हो जाता है। हर्ष यादव ने चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि पश्चिम बंगाल में 5 लाख वोटर फॉर्म 6 से मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। 5 लाख। इन्हें 28 फरवरी से लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के दौरान जोड़ा गया।
फॉर्म 6 के तहत 7 लाख एप्लीकेशन दिए गए थे। उनमें से 5 लाख आवेदनों को सही माना गया और उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। इस बात का जिक्र इसी मामले में सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने किया और कहा कि कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल कर थोक में फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे लेकर आधिकारिक रूप से औपचारिक रूप से याचिका दायर कीजिए। मेनका गुरुस्वामी ने कहा हमारे पास बहुत अधिक जानकारी नहीं है, अखबारों में ही यह सब छपा है। कोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश के आधार पर जब एपेलेट ट्रिब्यूनल फाइनल रोल जारी करेगा तभी हम चैलेंज कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। एपेलेट ने अभी तक ऐसी सूची जारी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने तब आयोग के इस रवैये से नाखुशी जाहिर की और कहा कि जब चुनौती दी जाएगी तभी इस मामले को देखेंगे। तृणमूल कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि बीजेपी ने फॉर्म 6 के जरिए बाहरी लोगों के नाम जुड़वाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि इस तरह से लोगों को मतदाता सूची में शामिल कर बीजेपी वोट की हाईजैकिंग कर रही है। अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि अलग अलग सीटों पर बड़ी संख्या में फॉर्म जमा किए गए। बीजेपी ने इन आरोपों का खंडन किया है। टीएमसी पर वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा है कि शिकायतों की जांच हो रही है और अगर गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई होगी। फॉर्म 6 का इस्तेमाल सिर्फ मतदाता ही कर सकता है और कोई नहीं। बंगाल के चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के नाम पर जो तैयारी हो रही है उसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से 19 अप्रैल को 5 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों और अफसरों को संबोधित किया गया, उसकी तस्वीरें कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रही हैं। सॉल्टलेक के सीआरपीएफ भवन के ऑडिटोरियम में सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआरपीएफ के जवानों अफसरों का समागम कई तरह के सवाल पैदा कर रहा है। हर अर्धसैनिक बल अपनी यूनिट को ब्रीफ करता ही है, लेकिन सभी 5 बलों की साझा ब्रीफिंग कई लोगों को नई घटना लग रही है। टेलीग्राफ ने लिखा है कि बैठक में शामिल सीनियर अफसर ने सूत्र के रूप में बताया कि सभी को यही बताया गया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि चुनाव फ्री एंड फेयर हो। सोशल मीडिया पर इसे लेकर आलोचना भी हो रही है। उन आलोचनाओं का आधार यही है कि केवल नाम का फ्री एंड फेयर है। आखिर लोग ऐसी बातें क्यों लिख रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस ने भी इसकी आलोचना की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि आयोग हर तरह की एजेंसी का इस्तेमाल कर रहा है, सेना से भी बातचीत चल रही है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा है बीजेपी के सारे पालतू आईपीएस यहां जमा हैं कि बंगाल में हेराफेरी कैसे करनी है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर भी तरह तरह की रिपोर्ट छप रही है। 2016 के विधानसभा में चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान करीब 1000 कंपनियां तैनात की गईं। 2021 में 8 चरणों में मतदान हुआ, तब चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान कुल मिलाकर करीब 1300 से अधिक कंपनियां तैनात की गईं। यह सब मीडिया रिपोर्ट से हम आपको बता रहे हैं, एकदम से सटीक संख्या हमारे पास नहीं है। एक रिपोर्ट में पूर्व चुनाव आयुक्त का बयान मिला कि पहले 8 चरणों में मतदान होता था तो 1200-1300 कंपनियों से काम चल जाता था। अब 2 चरणों में हो रहा है, इसलिए अधिक कंपनियों की तैनाती की गई है। क्या यह दलील सटीक है? एक्सपर्ट बता सकते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में 2500 कंपनियों की तैनाती अप्रत्याशित बताई जा रही है पश्चिम बंगाल में। मीडिया में अलग अलग संख्या है, किसी में जवानों की संख्या 2 लाख से कम है, किसी में 2.25 लाख भी है, किसी में उससे भी अधिक। टेलीग्राफ के रिपोर्टर अहेली बनर्जी ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि मणिपुर में जब हिंसा चरम पर थी तब केवल 288 कंपनियां तैनात की गईं, मतलब 30,000 जवान ही तैनात किए गए। क्या बंगाल में मणिपुर से भी ज्यादा हालात खराब हैं कि 2 लाख से लेकर 2.25 लाख तक जवान तैनात किए जा रहे हैं? टेलीग्राफ ने अनुमान लगाया है कि पश्चिम बंगाल में हर 150 वोटर पर एक अर्धसैनिक बल तैनात होगा, जबकि भारत में 650 से अधिक लोगों पर एक पुलिस कर्मी है। यह औसत काफी खराब माना जाता है पुलिस और जनता का। इस हिसाब से देखिए तो बंगाल में चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बल तैनात किए जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के समय भी पश्चिम बंगाल में
सबसे अधिक अर्धसैनिक बलों की तैनाती की खूब चर्चा हुई थी। लोकसभा चुनावों के समय 19 अप्रैल 2024 को पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 3 सीटों पर मतदान हुआ। पहले चरण में केवल 3 सीटों पर, और इसके लिए 25,000 केंद्रीय बल तैनात किए गए। 7वें चरण के लिए 9 लोकसभा सीटों पर 967 कंपनियां तैनात की गईं। उस समय की रिपोर्ट में लिखा है, किसी भी राज्य में एक चरण में इतनी तैनाती नहीं की गई। आपको याद होगा चुनाव आयोग का यह ट्वीट हाल का है। इस ट्वीट में तृणमूल कांग्रेस का नाम लेकर लिखा है कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। लोगों ने हैरानी जताई, आलोचना भी की कि चुनाव आयोग कैसे एक पार्टी का नाम लेकर इस भाषा में लिख सकता है। इससे आयोग का पूर्वाग्रह सामने आता है। हमने दोबारा जब इस ट्वीट को खोजने की कोशिश की तो चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल पर नहीं मिला। एक और मुद्दा बंगाल चुनाव के संदर्भ में रिपोर्ट हो रहा है, तलाशी का मुद्दा। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी और कई सीनियर नेताओं की गाड़ियों की तलाशी के लिए सीक्रेट आदेश जारी किए जा रहे हैं और इसके आदेश व्हाट्सएप से दिए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की है। 2 स्क्रीनशॉट भी जमा किए गए हैं, ऐसी खबरें छपी हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल का बयान छपा है, हमने ऐसा कुछ नहीं सुना है। जब किसी वीवीआईपी की गाड़ी सर्च की जाती है तो उसकी सूचना हमारे पास आती है। हमारे कार्यालय में पुलिस प्रमुख, मुख्य सचिव, गृह सचिव मीटिंग के लिए आए थे, मगर ऐसी कोई बात नहीं कही गई। टेलीग्राफ के ही पहले पन्ने पर यह खबर है, चुनाव आयोग ने 15 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 11,000 से अधिक सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट करने के आदेश दिए। पोस्ट डिलीट करने के अलावा कुछ मामलों में एफआईआर भी की गई है। रिपोर्ट से नहीं पता चलता कि 11,000 पोस्ट में से कितने तृणमूल के विरोध में थे और कितने बीजेपी के विरोध में, यानी पोस्ट की प्रकृति का जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है। चुनाव आयोग ने सी विजिल बनाया है जिस पर नागरिकों ने 3 लाख से अधिक शिकायतें की हैं। 3 लाख का आंकड़ा 5 राज्यों का लगता है। यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग को टारगेट करने वाले पोस्ट डिलीट किए गए हैं। 96% शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर एक्शन लिया गया है। 14 अप्रैल के टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि जिन बूथों पर मतदाताओं के नाम ज्यादा कटे हैं उन्हें सुपर संवेदनशील घोषित करने का पैटर्न नजर आ रहा है। कोलकाता नॉर्थ में चुनाव आयोग ने 1835 बूथों में से 837 को सुपर संवेदनशील घोषित किया है, क्योंकि यहां हर बूथ पर 150 से अधिक नाम कटे हैं। यहां पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। एक अधिकारी का बयान छपा है कि चुनाव आयोग को आशंका थी कि जिनके नाम कटे हैं वो मतदान के दिन हंगामा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं। 2021 में तृणमूल कांग्रेस को 215 सीटें आई, बीजेपी को 77। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से तृणमूल को 29 सीटें आई, बीजेपी को 12 और कांग्रेस को 1। बंगाल में चुनाव आयोग की तैयारी, उस पर लगने वाले आरोपों की प्रकृति, आयोग का जवाब, आयकर विभाग, ईडी की छापेमारी, अर्धसैनिक बलों की तैनाती, इनसे जुड़ी खबरों को बहुत ध्यान से देखिए, सवाल कीजिए, जवाब खोजिए कि दूसरे राज्यों के चुनावों से अलग बंगाल का चुनाव क्यों लगता है। इस तरह की जानकारियां 4 मई के दिन नतीजे को समझने में आपकी बहुत मदद करने वाली हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।